Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your instructor of agriculture economics Ikkan 4140 from University of Education Lower Mall campus Lahore. तो क्लास आज हम पिछले लेक्चर्स की कंटिन्यूटी को हम जारी रखेंगे। हम जो पिछले लेक्चर्स में हमने कंट्रा माल्थेसियन मॉडल्स को पढ़ रहे थे तो आज हमने उसी मॉडल जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशंस को जो हमने थ्योरेटिकली सारा और ग्राफिकली सारा हमने पढ़ लिया था कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जो वेल्थ ऑफ एनी कंट्री की जनरेशन में किरदार अदा करती है कि किस तरह पर कैपिटा इनकम दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग एज कंपेयर टू द माल्थस मॉडल ऑफ नेक्सस बिटवीन फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। और ऑप्टिमम थ्योरी में हमने पढ़ा था कि कैसे अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होती हैं और किस तरह मतलब अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ अगर कुछ अजम्पशंस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करती है until unless they will reach to the threshold level where per capita income is the highest। और वो जो थ्रेशोल्ड लेवल था जहाँ पे पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट होती है वो एक पॉइंट होता है जिसके लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे या तो कंट्री अंडर पॉपुलेटेड होती है या ओवर पॉपुलेटेड होती है, जिसकी वजह से इन बोथ केसेस जो है वो पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन करती है। तो एक ऑप्टिमम साइज़ का पॉपुलेशन होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि इस ऑप्टिमम साइज़ पे पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट होती है। और आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे माल्थस मॉडल का और ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि किनॉन मॉडल का आज हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो ये कुछ कंपैरिजन है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह मतलब जो किनॉन थ्योरी है दैट इज़ द सुपीरियर ओवर द माल्थस थ्योरी। इसको हम देखेंगे कि किस तरह ये सुपीरियर है। तो सबसे पहली बात तो जो है जो माल्थस मॉडल था जो माल्थस मॉडल था इसमें माल्थस जो इसे बहुत सी कंट्रीज ने माल्थस लॉ भी कहा है। माल्थस लॉ इज़ अ जनरल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। कि उसने एक बहुत जनरलाइज किस्म का पूरी कंट्रीज़ के हिसाब से एक माल्थियस थ्योरी उसने प्रेजेंट की थी कि फूड सप्लाई और पॉपुलेशन के दरमियान क्या नेक्सेस होता है कि किस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है जियोमेट्रिकली और अर्थमेटिकली फूड सप्लाई इंक्रीज़ करती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू माल्थस मॉडल अगर हम ऑप्टिमम थ्योरी देखें तो इज सुपीरियर टू माल्थस थ्योरी बिकॉज इट स्टडीज़ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन रिलेशन टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पार्टिकुलर कंट्री। कि जो किनॉन मॉडल है ये ख़ास तौर पे इकोनॉम थ्योरी जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ की उनके इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से जो है वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है कि किस तरह वेल्थ जनरेशन में पॉपुलेशन साइज कैन कंट्रीब्यूट। तो ये जो इकोनॉमिक कंडीशन अब अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशंस और है, उनकी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स और हैं, यूके की कुछ और हैं, इंडिया की कुछ और है, पाकिस्तान की कुछ और है। तो ये कुछ ज़्यादा मतलब कंट्री टू कंट्री जो है किनॉन मॉडल्स को हम स्टडी कर सकते हैं कि इसने मतलब हर रीजन के हिसाब से एक डिफरेंट मॉडल दिया कि किस तरह डिफरेंट कंट्रीज अंडर पॉपुलेटेड ओवर पॉपुलेटेड होती है। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल जो है और ये सुपीरियर बनता है माल्थस मॉडल से। और दूसरी सुपीरियरिटी क्या है, दूसरा उसका जो सुपीरियर पॉइंट जो है किनॉन मॉडल का वो ये है कि माल्थस हैड अ नैरो विजन। ही रिलेटेड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन टू फूड सप्लाई। ऑन द अदर हैंड किनान हैड मच वाइडर आउटलुक। तो जो किनान का मॉडल है इसका ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा जो है इसका इट हैज़ वाइडर आउटलुक, ज़्यादा स्कोप है इसका। ही रिलेटेड द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर।
कि जो इंडस्ट्रियल को तो माल्थस ने डिस्कस किया ही नहीं था कि मतलब किस तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर जब डेवलप होता है तो बहुत सी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर देता है, बहुत सी ना कि सिर्फ पॉपुलेशन प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देता है बल्कि जितनी भी और इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उसको भी जो रिजॉल्व आउट कर देता है। उसने सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कि फूड सप्लाई और माल्थस ने फूड सप्लाई एग्रीकल्चर की बात की थी और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की थी, लेकिन जो किनान मॉडल है इसने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि जो इसने कहा था कि नॉलेज स्किल्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि इसने इंडस्ट्रियल को भी टच किया किनान मॉडल ने, किनान थ्योरी ने, और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर को भी डिस्कस किया। इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि वाइडर कंसेप्ट है इसका। उस दूसरी तरफ जो है वो किनान मॉडल जो था, जो माल्थस मॉडल था, ये ज़्यादा स्टैटिक था कि माल्थस थ्योरी इज़ अ स्टैटिक कंसेप्ट विच अप्लाइज टू अ पीरियड ऑफ टाइम, कि वो एक स्टैटिक, वो कहता है कि हर दौर के हिसाब से ये ऐसा ही होगा, हर एज के हिसाब से ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो किनान मॉडल, किनान थ्योरी थी, वो ज़्यादा डायनामिक है, वो हर एजेस के हिसाब से वो डिफरेंट पॉपुलेशन प्रॉब्लम को डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से डिस्कस करती है। द ऑप्टिमम थ्योरी इज अ डायनेमिक वन बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पर कैपिटा इनकम मे राइज विद द एक्सपेंशन इन आउटपुट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, स्किल्स, कैपिटल इक्विपमेंट और सोशल कैपिटल। ये चीज़ें जो होती हैं, जब सोशल कैपिटल, जो नॉलेज और स्किल और लोगों की जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, जब लोगों की इन चीज़ों की वजह से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करती है, तो दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा मतलब किनान के मॉडल को ज़्यादा डायनामिक बनाती है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि जो किनान मॉडल था ये ज़्यादा डायनामिक कंसेप्ट था, ये ज़्यादा रियलिस्टिक था। इसने बहुत से और भी पर कैपिटा प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्टिविटी को भी कंसेप्ट को भी जो है वो मेजर किया, और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को भी डिस्कस किया। तो ये ज़्यादा डायनामिक और ज़्यादा सुपीरियर बनता है एज़ कंपेयर टू माल्थस मॉडल, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अदर जो चौथा पॉइंट था सुपेरियरिटी, जो किनान मॉडल को सुपेरियरिटी हासिल है माल्थस थ्योरी के ऊपर, तो वो है द माल्थस डॉक्ट्राइन इज सिंपली थ्योरेटिकल, कि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल था, एक सिंपल एक थ्योरेटिकल जिसका प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, वाइल द ऑप्टिमल थ्योरी इज़ वेरी प्रैक्टिकल। इसमें देखा जाए तो मतलब इसकी जितनी भी जो माल्थस मॉडल था, इट रिगार्ड्स ऑल इंक्रीज इन पॉपुलेशन बैड। वो कहता था कि सारी पॉपुलेशन इंक्रीज है ही बैड, और ये हमेशा सफ़र्स और मिजरीज लेकर आती है, और ये हमेशा जो ओवर पॉपुलेशन है प्रॉब्लम लेकर आती है। और उसने कहा था द टेबल ऑफ नेचर इज लेड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट एंड दूज हु कम अनइनवाइटेड मस्ट स्टार्व। कि ये जब इसने अपना थीसिस किया, या जिसने जब इसने अपनी थ्योरी पेश की, तो इसने कहा था कि बहुत से अनइनवाइटेड पीपल्स हैं, कि टेबल जो है, सिंपल मीनिंग इज दैट द टेबल ऑफ नेचर इज लेड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट, कि जो नेचर का टेबल है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट्स के लिए रिजर्व है। लेकिन अगर अनइनवाइटेड बहुत से लोग आ जाएं तो क्या होगा, तो वो स्टार्व यानी कि वो भूखे रहेंगे, या उनको स्टारवेशन का सामना करना पड़ेगा। तो जिसे हम कहते हैं कि हम अपनी वर्डिंग में आप कह सकते हैं कि बिगाने की शादी में अब्दुल्ला बिगाना, इस तरह का जो हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो नेचर का टेबल है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के लिए है। जो माल्थस कहता था अगर कोई अनइनवाइटेड पीपल आ जाएंगे तो वो स्टारवेशन को उनको फेस करना पड़ेगा, और उनके लिए जो खुराक नहीं बचेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ऑप्टिमल थ्योरी इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज इट रिगार्ड्स एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन नॉट ओनली डिज़ायरेबल बट नेसेसरी फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। उसने कहा था कि पॉपुलेशन, ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये बैड नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा डिज़ायरेबल है इन सम पॉइंट्स, इन सम एस्पेक्ट। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये ज़्यादा बेनिफिशियल है
टू यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि जब नई पॉपुलेशन आएगी, नए माइंड्स आएंगे, नए कंसेप्ट्स आएंगे, तो वो ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये ज़्यादा जो है उससे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। तो इस वजह से भी ये देखा जाए कि ऑप्टिमम थ्योरी ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है एज़ कंपेयर टू माल्थस मॉडल। उसके बाद एक और जो है सुपीरियरिटी हासिल है ऑप्टिमम थ्योरी की, वो है द माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ निगॉर्डली लेंस। निगॉर्डली लेंस का मतलब होता है मिजरली या स्टिंजी नेचर की इसकी जो है वो अजम्पशंस थी अबाउट द नेचर की। ये कहता था कि दिस जो जो आप कह सकते हैं कि ये ख़ास तौर पे इसका जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शंस के रिलेटेड था, जो माल्थस का पॉइंट ऑफ व्यू था, जिस वजह से वो जिसे हम कहते हैं अनगार्डली लेंस या उसको हम कहते हैं इसका ज़्यादा स्टिंजी था या मिजरली, वो ये था कि इसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो वो कहता था कि एग्रीकल्चर से पहले दिन से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट हो जाता है। मसलन हम कहते हैं ना कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी, तो जो हम इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसने कहा था कि एग्रीकल्चर में पहले दिन से सेट हो जाता है, कि मतलब अगर एक बंदा फार्म के ऊपर काम कर रहा है, दो बंदे काम कर रहे हैं 10 एकड़ के फार्म में, तो तीसरा बंदा आएगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न उसके ऊपर सेट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑप्टिमम थ्योरी थी वो मोर रियलिस्टिक थी विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। वो कहते हैं कि नहीं, पहले जो है एक ऑप्टिमम लेवल अचीव होता है, यानी कि इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रिटर्न। आपने मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है या इंक्रीजिंग, तीन तरह के स्केल होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो ये जो किनान ने कहा था कि पहले पहले ये होता है कि जब पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज होती हैं, वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती हैं, वो अपने नॉलेज और स्किल्स को यूटिलाइज करती हैं, और इससे क्या होता है कि फ्यू पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से इंक्रीजिंग रिटर्न सेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है रिटर्न हासिल होते हैं। पहले जो हमारी पॉपुलेशन जब इंक्रीज करना शुरू करती है तो पर कैपिटा इनकम या लॉ ऑफ रिटर्न जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होता बल्कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। एक थ्रेश और लेवल आता है जिसके कंट्रीज जो ओवर पॉपुलेटेड हो जाती हैं, कंट्री जो है ओवर पॉपुलेटेड हो जाती हैं, और उसके बाद जो है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो सेट हो जाता है। तो ये उसने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के रिलेटेड। अच्छा, इसके बाद देखा जाए तो माल्थस वाज ख़ास तौर पे था कि माल्थस वाज टू फियर अबाउट आवर पॉपुलेशन। माल्थस को इससे बहुत ज़्यादा डर था, वो इससे बहुत ज़्यादा कि आवर पॉपुलेशन ऑलवेज विल बी अकम्पनीड बाय फ्लड्स, वार्स, फेमाइन और इस तरह की प्रॉब्लम और मिजरीज आती हैं आवर पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन ऑप्टिमम थ्योरी के रिलेटेड उसने कहा था कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होता है कि जितने लोग आते हैं वो सिर्फ एक, जैसे जैसे कहा था ना माल्थस ने कि एक बंदा जो है वो माउथ और स्टोमिक लेकर आता है और रिसोर्सेज को खाता है। तो लेकिन जो ऑप्टिमम थ्योरी है इसने ये कहा था कि नहीं, वो साथ कमाने के लिए दो हाथ लेकर भी आता है। तो इस वजह से भी देखा जाए तो ऑप्टिमम थ्योरी जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कंपेयर टू माल्थस मॉडल। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये था कि जो पेसिमिज्म था ज़्यादा, जो माल्थस था, हिज थियरी इज मोर अबाउट द pessimistic point of view. Malthus was essentially a pessimistic who portrayed a gloomy picture about the nature of mankind, which was full of misery, vice, floods, droughts, famines, and other calamities. वो ज़्यादा मतलब पैसिमिस्ट था कि अगर ओवर पॉपुलेटेड होगी तो ज़्यादा जो है वो फ्लड्स, फेमाइन और इस तरह की चीज़ें आएंगी। लेकिन जो दूसरी तरफ जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, ऑप्टिमम थ्योरी जो है वो क्या थी कि इस तरह नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट था, रियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन व्हेन इट रिलेट टू द
पॉपुलेशन टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री, कि वो ज़्यादा लोग होंगे, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, कंट्री की वेल्थ को उसने ज़्यादा डिस्कस किया। ये चीज़ें उसने ज़्यादा ऑप्टिमिज्म और या ऑप्टिमिस्ट था किनान एज कम्पेयर टू माल्थस। तो ये भी एक किस्म की सुपीरियरिटी है, एक किस्म की उसका कंपैरेटिव एज है जो आप कह सकते हैं कि किनान मॉडल को हासिल था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कोई स्नैपशॉट्स हैं जो हमने साबित किया है कि किस तरह कंट्रा माल्थियन मॉडल जो है, और वो कौन सा है, वो हमने एक पढ़ा, वो क्या है, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ मॉडल दैट इज डेवलप्ड बाय केनान, डाल्टन और कार्सोंडर्स वगैरह ने इसको जो है वो आगे परफॉर्म किया या उसको ज़्यादा पॉपुलर किया। तो ये ज़्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू food supply and population growth model of Malthus. So this is all about the superiority of the Kinon model, but still Kinon model के ऊपर भी बहुत सी criticisms हैं, जिसको मतलब इसके ऊपर भी बहुत सी criticism हुई हैं। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसकी क्या इसके ऊपर criticism रही हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म है जो ऑप्टिमम थ्योरी के ऊपर भी आते हैं। ये क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ख़ास तौर पे ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ एडवेंट के नॉन मॉडल्स के ऊपर है। वो सबसे जो बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि नो एविडेंस ऑफ ऑप्टिमम लेवल, कि इसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है, द फर्स्ट वीकनेस ऑफ ऑप्टिमम थ्योरी इज़ दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेदर देयर इज़ एनीथिंग लाइक एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन, कि वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कितनी होगी, क्या कितनी मतलब ऑप्टिमल पॉपुलेशन साइज क्या होगा। देयर इज़ नो एविडेंस अबाउट द ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल इन एनी कंट्री। किसी कंट्री में ये नहीं कहा जा सकता कि ये 200 मिलियन है, 300 मिलियन है, 100 मिलियन है, 50 मिलियन है। तो ये नहीं है कि इम्पॉसिबल टू मैयर द ऑप्टिमल लेवल, कि वो ऑप्टिमल लेवल कितना होगा, वो मैयर एग्जैक्ट मैयरमेंट के कितने, एक तो वो कितना होगा और किस नंबर पे होगा, कि वो 200 मिलियन है, 3 है, तो इम्पॉसिबल टू मैयर द ऑप्टिमल लेवल। और तीसरा पॉइंट जो है, ऑप्टिमल लेवल इज़ वैग, वो ये है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन बहुत, जो मतलब किनान ने कहा था, बहुत क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टाइप में कहा था, राइट। तो ऑप्टिमम लेवल जो है इम्प्लाइज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव आइडियल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, के क्वांटिटेटिव आइडियल पॉपुलेशन और क्वालिटेटिव आइडियल पॉपुलेशन। जब हम क्वालिटेटिव आइडियल्स की बात करते हैं, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव तक को तो पता चल जाता है कि ये अंडर पॉपुलेटेड है या ओवर पॉपुलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द पर कैपिटा इनकम। लेकिन जब क्वालिटेटिव की बात की जाए, क्वालिटेटिव आइडियल इम्प्लाइज नॉट ओनली फिजिक नॉलेज एंड इंटेलिजेंस बट आल्सो द बेस्ट एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और ये वेरिएबल जो है वो मैयर नहीं किए जा सकते, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल कि कितना किसके पास नॉलेज और इंटेलिजेंस और फिजिक होनी चाहिए और एज कंपोजिशन, दीज वेरिएबल्स आर सब्जेक्ट टू द चेंज एंड आर रिलेटेड टू एन इन्वायरमेंट, दस द ऑप्टिमल लेवल ऑफ पॉपुलेशन इज वेग, कि इसमें हमें ये पता नहीं चलता कि जो क्वालिटेटिव आइडियल है वो कितना होगा, क्योंकि एज कंपोजिशन भी देखी जाए तो अगर पाकिस्तान की 60 ईयर्स और 60 ईयर्स एज है एवरेज, दूसरी कंट्रीज़ की जो है वो यूके की जैसे वो तकरीबन 80 प्लस है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज भी होती रहती है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटेटिव टाइप, जो क्वालिटेटिव आइडियल ऑफ पॉपुलेशन वो कितनी होनी चाहिए, ये भी ये थियरी जो है वो मैयर नहीं करती। दूसरा चौथा पॉइंट जो है, करेक्ट मैयरमेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम नॉट पॉसिबल, कि इसमें जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी है कि जो मैयरमेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू मैयर द चेंज इन पर कैपिटा इनकम। द डेटा ऑन पर कैपिटा इनकम आर ऑफन इनएक्यूरेट, मिसलीडिंग एंड अनरिलायबल, कि बहुत सी कंट्रीज़ का डाटा मतलब अगर आप इवन जीडीपी भी देख ले तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड कंट्रीज़ होती हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, कि बहुत सा बिजनेस अनडॉक्यूमेंटेड रह जाता है, तो पर कैपिटा इनकम तो मिसलीडिंग हो जाती है। बहुत सी मतलब आप देखें ना कि बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर फीमेल की वेजेस जो है वो अंडर वैल्यूड होती हैं, ठीक है। और उनकी जो पाकिस्तान के हिसाब से अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो बहुत सी फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है, फार्म के ऊपर काम करती है, लेकिन क्या
उनकी इनकम को हम अपनी जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, तो जीडीपी से ही हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं ना। तो ये जो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट पॉसिबल, ये मिसलीडिंग होता है। बहुत सी कंट्री में जो पर कैपिटा इनकम का रिलायबल डाटा नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, दूसरी चीज़ें हैं, और ये सारी डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी चीज़ें अल्टीमेटली इकोनॉमिक इश्यूज़ को, फिनंशियल इश्यूज़ को जाके फिनंशियल इश्यूज़ क्रिएट करती हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ क्रिएट करती हैं। तो हम इसको कह नहीं सकते कि ये रिलायबल जो है वो पर कैपिटा इनकम है। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी एक क्रिटिसिज्म है जो ऑप्टिमम थ्योरी के ऊपर आती है। नेक्स्ट जो है वो निगलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब ये होता है कि ये एक बहुत ज़्यादा कि मतलब अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे बहुत बहुत थोड़े लोग बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं, राइट। कि इसमें जो कंसेप्ट आता है इनक्वालिटी का कंसेप्ट जो है वो भी इस थ्योरी में कवर नहीं किया गया। कि मतलब ये होता है कि अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन साथ वो पर कैपिटा इनकम एक और डेसिमल पॉइंट या एक डिसमे या एक और मिजरी को साथ लेकर आता है, वो है इनकम इनक्वालिटी, के थोड़े से लोग बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है कि ये भी इस थ्योरी में कवर नहीं किया गया कि रेदर के पॉपुलेशन की जो इंक्रीज इन वेल्थ है, जो इंक्रीज इन वेल्थ है, जो इसने वेल्थ की बात की थी, कंट्री शुड क्रिएट द वेल्थ। तो ये वेल्थ की कंसंट्रेशन जो है वो किसी खास सोसाइटी की तरफ तो नहीं है। पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है, लेकिन क्या है, लेकिन इससे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, ये फ्यू फैमिली की तरफ है। चंद एक फैमिलीज हैं जो इससे बेनिफिट हो रही है। इससे रियल प्रॉस्पेरिटी, लाजमी नहीं होता कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करे और उस साथ प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आए, वेलबींग भी लेकर आए। तो ये वेलबींग या वेलफेयर स्टेट ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है। तो हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज गोइंग टुवर्ड द फ्यू फैमिलीज। पाकिस्तान देखा जाए, इंडिया देखा जाए, बांग्लादेश देखा जाए, अफ्रीकन कंट्री जैसे नाइजीरिया, कंगो, इस तरह की कुछ कंट्रीज़ हैं, इसमें पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है, लेकिन फ्यू फैमिलीज़ जो हैं, चंद एक लोग बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, और ये कंसंट्रेशन चंद एक फैमिलियों की तरफ है। तो ये भी इस थ्योरी के अंदर नेगलेक्ट पॉइंट किया गया है कि पर कैपिटा इनकम जो है इस हिसाब से भी कोई रिलायबल, हम नहीं कह सकते कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करते जाएं। तो ये भी पॉइंट जो है वो मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी वीकनेस है, क्रिटिसिज्म है द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म जो बड़ा मेजर क्रिटिसिज्म आता है द ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमल थ्योरी के ऊपर, वो है द ऑप्टिमल लेवल नॉट फिक्स बस ओसिलेटिंग। ओसिलेटिंग का मतलब ये होता है कि जो वेरिएशन, ग्राफ की जो वेरिएशन होती है ना, उसे ओसिलेटिंग, जो चेंजेस हम कह सकते हैं, इट ओसिलेट्स। ओसिलेट्स मतलब वेरिएट होती रहती है, वेरिएशंस होती हैं इसमें, इसके जो ग्राफ होते हैं इसमें वेरिएशंस होती हैं, ये कोई फिक्स नहीं है ऑप्टिमल लेवल। जैसा कि उसमें नज़र आता है कि शायद जैसे कि पॉइंट M1 है, इसी तरह का ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि M1 थ्रेशोल्ड लेवल है। तो ये कहा जाता है कि सम हो इट इज़ अ फिक्स्ड, इससे नज़र आता है कि ये कोई फिक्स पॉइंट है, और इसके लेफ़्ट या राइट साइड पे जो है वो इनकम, जो पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। यही एक ऑप्टिमम लेवल है। एक तो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि ये M1 जो है ये कोई मेजरेबल पॉइंट नहीं है कि ये 2 बिलियन 3 बिलियन पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये वैग पॉइंट है। तो ये एक तो ये था कि ये एक फिक्स नहीं है बल्कि ऑसिलेटिंग है। और ये किससे लिंक करता है, द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन अज्यूम दैट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, द स्टॉक ऑफ, जो हमने अजम्पशंस पढ़ी हैं वो क्या है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, द स्टॉक ऑफ कैपिटल्स एंड नेचुरल सोर्सेज, the habitat and taste of the people, and the ratio of the working population to the total populations, and the moods of business organization are constant। हमने ये पीछे हमने बात की थी ना, स्टॉक ऑफ कैपिटल फिक्स होना चाहिए, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए, लोगों की हैबिट एंड टेस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चेंज नहीं होने चाहिए, द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल टू द टोटल पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, और मूड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं होना चाहिए। बट ऑल दीज फैक्टर्स आर कॉन्स्टली चेंजिंग।
देखा जाए तो ये जो उसने अजम्पशंस लगाई थी, जो ऑप्टिमम थ्योरी की जो अजम्पशंस थी, तो रियलिटी में ये फिक्स नहीं होती, रियलिटी में ये चेंज होती रहती हैं। बट ऑल दिस फैक्टर आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, हर कंट्री के हिसाब से होते हैं, हर रीजन के हिसाब से होते हैं, इवन विद इन द रीजन ये चेंज होते रहते हैं बिजनेस मूड्स। पाकिस्तान के अगर बैकवर्ड एरिया देखा जाए तो वहाँ पे अभी भी जो है वो बैकवर्ड एग्रीकल्चर यूज़ की जा रही है, बैकवर्ड प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन ऐसे भी एरियाज़ हैं उस उन्हीं मतलब एक ज़िले के अंदर अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे हाईली रिच एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही है। तो विद इन द सेम रीजन ये जो assumptions हैं ये होल्ड नहीं करती। एज अ रिजल्ट वट मे बी ऑप्टिमम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम माइट बिकम्स लेस और मोर देन द ऑप्टिमम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि हम जो कहते हैं कि ये जो एक ऑप्टिमम पॉइंट है, ये किसी और अभी जो ऑप्टिमम पॉइंट है किसी और पीरियड में किसी और एज में ये लेस या मोर या लेस हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज ओसिलेटिंग। अच्छा, इसको जब आप ग्राफिकली देखी जाए तो इसमें ये जो एपी है, एपी इज़ द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर और पर कैपिटा इनकम, जो हमने पहले भी कहा था कि ये एवरेज प्रोडक्टिव ऑफ लेबर कर्व है या ये पर कैपिटा इनकम कर्व है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि देयर इज़ अ इनोवेशन, कोई इनोवेशन हो जाती है, कोई इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आती है विच ब्रिंग अ चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो चेंज इन मूड्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर देती है। जैसे पहले देखें ना कि फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन थी वो पावर लूम के ज़रिए होती थी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, इनोवेशंस आ गई जिन्होंने टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दिया। इफ शिफ्ट द पर कैपिटा इनकम कर्व टू AP1, इट शिफ्ट द पर कैपिटा इनकम कर्व टू AP1। यहाँ पे अब देखा जाए कि पहले जो अगर हम पावर लूम की बात करें तो AP1 थी, तो इस वजह से जो चेंज जो कर्व जो शिफ्ट कर जाएगी इनोवेशन की वजह से वो AP2 की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अच्छा, एज ए रिजल्ट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन राइजेज फ्रॉम OP1 टू OP2। जब अगर इनोवेशन आती है तो जो पहले थ्रेशोल्ड लेवल था वो OP1 था, राइट, ये OP1 नज़र आ रहा है। जब अगर इनोवेशन आती है तो OP2 हो जाएगा। अच्छा, विद द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम, पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज होगी, P1 M1, यहाँ ये पहले थ्रेशोल्ड था, ये मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम थी, अब कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, P2 M2 पे, right? If the per capita income rise further due to the change in any of the above assumed factor, the AP2 curve will shift upward. अच्छा, इसके अलावा हमने एक ही बात की, अगर और दूसरे फैक्टर भी चेंज करें तो AP2 कर्व भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इससे भी नज़र आ रहा है कि ये ऑसिलेट होती रहती है, चेंज होती रहती है, और भी आगे और भी मूव के, क्या हमने कुछ 100 बिलियन पॉपुलेशन की तरफ जाना है, या मतलब अमेरिका की बात कर लें तो वो वहाँ पे तो आए दिन $50 बिलियन, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, 2009 या 10 की, वो 2009-10 में सिर्फ स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर $50 बिलियन खर्च करते हैं। ये तो आए दिन जो है वो AP कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होती रहेगी। तो क्या अमेरिका को, जो इस वक्त उनकी तकरीबन 300 मिलियन पॉपुलेशन है, तो क्या उनको 300 बिलियन लेकर चले जाएं? तो कुछ कंट्री तो बहुत ज़्यादा रिच है, उनकी पर कैपिटा इनकम तो एवरीडे इंक्रीजिंग है ड्यू टू द population, due to the innovation, due to the technology, due to the research and development, due to new knowledge, due to quality population, उनकी तो पर कैपिटा इनकम ऑलवेज राइजिंग है। तो क्या उनकी तो पॉपुलेशन तो इस हिसाब से तो बहुत आगे जाती रहेगी। अच्छा, द AP2 और AP1 कर्व कैन आल्सो शिफ्ट डाउनवर्ड, अगर ये डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो जाती है, जैसे इस वक्त कोरोना आया, अब कोरोना आने की वजह से तो लोगों की सडनली पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा डिक्रीज हो गई। तो क्या हम एक ख़ास पॉइंट के अंदर क्या हम पॉपुलेशन को अब मारना शुरू कर दें? तो ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि AP जो कर्व है ये डाउनवर्ड भी शिफ्ट करती रहती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक ऑसिलेट करती रहती है। अच्छा, तो ये चीज़ होगी। अगर एडवर्स क्लाइमेट चेंजेस आती हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया या कोरोना वायरस आ गया, कोई क्लाइमेटीज़ आ गई, कोई इस तरह की नेचुरल डिज़ास्टर आ गया,
तो ये पर कैपिटा इनकम जैसे इस वक्त कोरोना की सबसे बड़ी एग्जांपल है, कोरोना की वजह से पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की रिड्यूस होगी। अगर ये कोरोना साल रहता है तो अंदाज़ा करें कि हो सकता है कि अमेरिका की जो मतलब इतनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम थी, हो सकता है ये फ्यू थाउजेंड रह जाए। पाकिस्तान की देख लें कि कितनी सब्सटेंशियल डिक्रीज़ होगी इफ़ द लोकस ऑफ ऑल सच। अब ये जितने भी लोकस हैं कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़, पहले देखें ना M1, ये जो PI कर्व है तो ये एक लोकस सा बना देती है। लोकस का मतलब होता है कि ये पाथ एक बना देती है, एक पाथ बना देती है कि ये वो पाथ है कि अगर पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ करे तो ये पॉपुलेशन साइज डिक्रीज़ होता जाएगा, डिक्रीज़ अगर ये इस तरह इनोवेशन दूसरी चीज़ें अगर नेचुरल क्लाइमिटीज़ आती हैं तो AP1 और नीचे आएगी, वो AP0 होगी। अगर इनोवेशन टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आती हैं तो AP3 पे चले जाएगी। तो ये PI कर्व एक लोकस बन जाएगा। तो ये लोकस जो है ये ओसिलेट करता रहता है। ये कोई अगर फिक्स होता तो हम कहते हैं हाँ जी इस लोकस के ऊपर, इस पाथ के ऊपर जो है वो हम मूव कर सकते हैं। तो ये पाथ ही ओसिलेटिंग है, ये पाथ ही वेरिएट करता रहता है। तो हाउ वी कैन हम क्या कह सकते हैं कि इससे इससे जो है ये जो M1 और M2 लोकस बनता है। इफ़ द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट लाइक M1 M2 आर जॉइंड बाय लाइन विच we have the PI curve which represents the path of a movement to the optimum population as a result of change in economic factors। लेकिन ये एक पाथ बन जाता है अगर इस तरह हो, अगर ये इसकी थ्योरी होल्ड करती हो रियलिटी में, तो हम कहते हैं कि ये एक पाथ बन जाएगा जिस पाथ के ऊपर जो हम कह सकते हैं कि इस पाथ के ऊपर आप पॉपुलेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करें, और ये पाथ जो है बजाते खुद ऑसिलेटिंग है। और इफ़ हाउएवर द एक्चुअल लेवल ऑफ पॉपुलेशन इज assumed टू बी OP0, यानी कि OP0 बन जाता है या M0 के ऊपर, राइट, and the optimum level OP1, then the country is overpopulated, and if OP2 is the optimum level then the country is underpopulated। अगर OP2 हो तो कंट्री अंडर पॉपुलेटेड है, अगर OP1 हो तो कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है। तो ये पॉइंट्स शो कर रहे हैं कि द ऑप्टिमम पाथ इज नॉट फिक्स बट एन ऑसिलेटिंग वन। ये पाथ कोई सही पाथ नहीं है जिसके ऊपर हम फॉलो कर सके। तो ये एक पॉइंट भी आता है कि ये जो है हमारे पास ये एक ओसिलेटिंग जो ऑप्टिमम पाथ है ये ओसिलेटिंग है, वेरिएट करता है, चेंज करता है। तो इस ये भी एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। इसके अलावा एक और जो क्रिटिसिज्म आता है किनॉन मॉडल्स के ऊपर, वो नेग्लेक्ट द सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस। कि इसने जो कहा था द ऑप्टिमम थ्योरी कंसिडर्ड ओनली इकोनॉमिक फैक्टर विच डिटरमिन द लेवल ऑफ पॉपुलेशन, के इकोनॉमिक फैक्टर्स को इन्होंने डिस्कस किया कि ये अगर पर कैपिटा इनकम हो, अगर कंट्री की वेल्थ इंक्रीज़ कर रही हो तो ही हम जो है पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो जो आपको कंसिडर रखने होते हैं। जो मतलब सबसे बड़ा जो चीज़ है वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपकी इंटीग्रिटी है, आपकी एक दूसरी कंट्री से थ्रेट है। तो इसलिए आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पॉपुलेशन को जो है वो इंक्रीज़ रखना पड़ता है कि जी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी चीज़ों की हमने अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा रखना है। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं, वेस्ट के अंदर ऐसा आ गया है, कुछ जगहों पे जो है वो ख़ास तौर पे क्रिश्चियन जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। ये वेस्ट के अंदर बाकायदा है, वो कहते हैं दर बच्चे जन्मे जी, पैदा करें, हमें थ्रेट है दूसरे रिलीजन से। इसी तरह जो मतलब लेस मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, अब नाइजीरिया में ये दौर लगी हुई है, वहाँ पे तकरीबन 50% पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की और ये क्रिश्चियंस की। तो ये एक दूसरे को थ्रेट समझते हैं। इसी तरह मतलब वो कहते हैं कि पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर, मलेशिया इसकी एग्जांपल है, वो भी कहते हैं कि जी हमारी चाइनीज़ का और इंडियंस का, और जो पिछले दिनों में जो जाकिर नाइक ने कोई स्टेटमेंट दे दी थी, कितनी वहाँ पे शोर मचा, और उन्होंने कहा जी ये ऐसे बयान इसने क्यों दे दिए कि ये जो इंडियंस हैं या चाइनीज़ है ये तो फॉरेनर है, बाहर से उठ के मलेशिया के अंदर आ गए हैं। तो उसका जो स्टेटमेंट थी ठीक थी वो,
अब वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी दौड़ लगी हुई है। वो इंडियन कहते हैं हाला भी शुरू हो जाओ बच्चे पैदा करने, और मुस्लिम भी कहते हैं हाला भी शुरू हो जाओ, हमें दूसरे सोसाइटी से ख़तरा है। ये जुमा जुमा तकरीबन 40 साल की बात है। वहाँ पे चाइनीज़ आए हैं मलेशिया के अंदर, तो उन्होंने आके सारी इकोनॉमिक कंडीशंस को जो है ना वो चेंज कर दी है, और सारी इकोनॉमिक्स को उन्होंने अपने अंडर कर लिया है। सारी मार्केट और सारा बिजनेस वो खुद हैंडल करते हैं। और वहाँ पे तो वन वन वुमेन वन चाइल्ड की कोई पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करते। वो भी कहते हैं कि हम और ज़्यादा होल्ड करें और ज़्यादा होल्ड रखें। तो मुस्लिम्स ने भी कहा है कि जी हम कहाँ पे, पहले ये एक मुस्लिम कंट्रीज था 1950 से पहले, 1958 से पहले ये एक मुस्लिम कंट्री था, तो कहाँ पे हम जो है वो एक मेजॉरिटी थे। तो अब हमारी पॉपुलेशन ही सिर्फ 65% रह गई है, और भी इनकी कम होती जा रही है। तो उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू वो कहते हैं जी हाँ जी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करें, मुस्लिम पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करें। तो ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्टिमम थ्योरी सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस को ही, ऑप्टिमम थ्योरी ने सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस को, इकोनॉमिक सिचुएशंस को मद्देनज़र रखा, और दूसरे कंडीशंस को नहीं रखा। इसके अलावा कुछ नो प्लेस इन स्टेट पॉलिसीज़ के, इसकी जो है ना ख़ास तौर पे मॉडर्न इराज के अंदर इसकी कोई ख़ास वर्थ नहीं है। ख़ास तौर पे जब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, तो उसमें ये ख़ास तौर पे रखा, ये ज़हन में रखा जाता है कि जी हमने जो एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्रीज़, इनको हमने ज़्यादा वेटेज देना है, कि हमारा किसी तरीके से कि एम्स ऑफ एनी फिजिकल पॉलिसी इंक्रीजिंग और स्टेबलाइजिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम इन अ कंट्री। तो इस हिसाब से वो पॉपुलेशन को कोई मद्देनज़र नहीं रखते। वो कहते हैं कि हमने ये चीज़ें जो है ना वो मेंटेन रखनी है, वो चाहे इससे हमें पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करना पड़े या इंक्रीज़ करना पड़े, नहीं, हमने एम्प्लॉयमेंट लेवल को फिक्स रखना है, आउटपुट और इनकम ऑफ द कंट्री को इंक्रीज़ करना है। तो स्टेट पॉलिसी के अंदर इसकी कोई जगह नहीं बनती इस ऑप्टिमम थ्योरी की। लेकिन अगर देखा जाए माल्थस थ्योरी को, तो बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको स्टेट पॉलिसी के तौर पे अडॉप्ट किया है। डज नॉट एक्सप्लेन, नेक्स्ट पॉइंट जो है, डज नॉट एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या डिटर्मिनेंट होंगे, सिवाय इकोनॉमिक्स की कोई और नहीं डिस्कस किया। ख़ास तौर पे जो इसके और डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डेथ रेट है, बर्थ रेट हैं, इस तरह की चीज़ें, ये जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर राइज एंड फॉल इन बर्थ एंड डेथ रेट। और अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या है ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये जो माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन का भी इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म आता है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द ऑप्टिमम थ्योरी। नेक्स्ट जो है वो द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ एन ऑप्टिमम पाथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे हमने वो ग्राफ से शो किया कि वो उस पाथ की जो है, जो ऑलरेडी ऑसिलेटिंग, एक तो ये क्रिटिसिज्म है कि वो एक ऑसिलेटिंग है, और दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि वो कौन सा पाथ होगा। तो वो ऑप्टिमम थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ एन ऑप्टिमम पाथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और लास्ट पॉइंट जो है, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द ऑप्टिमम लेवल वंस रीच इज़ मेंटेन, कि अगर कोई कंट्री जो है वो ऑप्टिमम लेवल मेंटेन कर लेती है, तो ये क्या मतलब, इसकी कोई प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकली, कि अगर किसी कंट्री ने ऑप्टिमल लेवल जो है वो अचीव कर लिया, तो उसको मेंटेन भी रख पाएगी कि नहीं, राइट। तो ये मेंटेन रखना उसको, कि मतलब इस वक्त जो है क्योंकि वो तो चेंज होती रहेगी, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहेगी, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहेगी, जो उसकी अजम्पशंस थी उसकी वायलेशन होती रहेगी। तो अगर कोई कंट्री कर भी ले, तो अगले साल हो सकता है कि आईफोन 32 आ जाए, ठीक है ना। इस वक्त तो आईफोन तो 11 आ रहा है ना, तो हो सकता है उस वक्त सिर्फ आईफोन से ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। तो वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें चेंज हो जाए, तो फिर वो लेवल जो है वो जो पहले अचीव किया था वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो इट डज़ नॉट एक्सप्लेन हाउ द ऑप्टिमम लेवल वंस रीच इज़ मेंटेन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दिस इज़ तकरीबन हमने ये माल्थस थ्योरी को और कंट्रा माल्थस मॉडल्स को डिस्कस किया है, और ये हमारे कोर्स का हिस्सा था। हमने कोशिश की है कि इसको एग्रीकल्चर टच दिया जाए, ऑल दो कि मैं इन कंटेंट्स के साथ एग्री नहीं करता हूँ, बट वी हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट्स प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ मॉडल्स थे, फूड सप्लाई और पॉपुलेशन ग्रोथ का मॉडल था, उसका फिर काउंटर आर्गूमेंट्स मॉडल्स थे।
तो ऑल दो कि ये प्योरली एक सोशियोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन चूँकि हमारे ये कोर्स का हिस्सा है तो वी हैव टू स्टडी दिस वन। ये मतलब फिर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, फूड सप्लाई और एग्रीकल्चर के डायनामिक्स को डिस्कस किया गया है। तो ये कुछ हो सकता है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन द वेरियस थियरी अबाउट द फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, और उसके कंट्रा जो कंट्रास्ट मॉडल्स हैं माल्थस के, वो हमने एक डिस्कस किया है। और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम इस एक के ऊपर जो है वो अक्ताफ़ा करते हैं। ये हमारा इस वीक के जो 3 लेक्चर्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। होप सो के यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। ये स्लाइड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेक्चर्स को सुने। ये सारा जो है इन्हीं के अंदर मटेरियल जो है वो प्रोवाइडेड है, और इससे ऑप्टिमम थ्योरी और माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशंस को हमने एक डिटेल तरीके से और कम्प्रीहेंसिवली हमने इसको स्टडी किया है। Thank you very much. This is all about today's lecture. Please stay away from corona. Wash your hand frequently. ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना को बीट करना है तो सोशल डिस्टेंसेस रखने हैं, फिज़िकल डिस्टेंसेस रखने हैं। आप सारे ही जो ये हमारे एफिलिएटेड कॉलेज में जो एमएससी और बीएससी के जो बच्चे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जो कोर्स ले रहे हैं, ये सारे यंग हैं। हो सकता है कि इनको कोरोना ज़्यादा अफेक्ट ना करे, लेकिन अगर ये बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो ये कोरोना को साथ लेकर आएंगे। तो आपके घर में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जब उनको कोरोना लगेगा, आप तो हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो और आप उससे बच जाएं, लेकिन उनकी इम्यूनिटी, बच्चों की और बुज़ुर्गों की इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं होती। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, अपने आप को घरों में रखें और किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। Thank you very much. It's all about today's lecture. Thank you very much.